चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कृषि उत्पादों का आयात और निर्यात। तो देखते हैं 2020-21 के दौरान कृषि उपज का आयात रुपए के निर्यात के मुकाबले 1448.05 करोड़ रुपए और 21,053.40 करोड़ जितना अनुपात 0.67 से 1 है। भारत अधिकांश कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भर है। हल्की वनस्पति तेल, दालें, काजू, ताजे फल और मसाले प्रमुख कृषि वस्तुएं हैं जिनका आयात किया जाता है। दालों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार दालों के उत्पादन में सुधार के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM लागू कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत दालों के उत्पादन में सुधार के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में आवश्यक खाद्य तेलों के उत्पादन में सुधार के लिए NFSM तिलहन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO-OP को क्षेत्र विस्तार का उपयोग करके आयात बोझ को कम करने के लिए कच्चे पाम तेल के उत्पादन को बढ़ाकर देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। हल्दी के उच्च आयात को संबोधित करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में समूहों में उच्च कर्क्यूमिन सामग्री वाली किस्मों की खेती को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देश में कच्चे काजू की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार अधिक उपज देने वाली किस्मों, उच्च घनत्व वाले रोपण, पुराने बगीचों के कायाकल्प और चंदवा प्रबंधन आदि के साथ क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है। वाणिज्य विभाग देश में कृषि क्षेत्र सहित आयात और निर्यात से निपटने वाली नोडल सरकारी एजेंसी हैं और व्यापार नीति और कार्यक्रमों को विकसित करने, तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। वाणिज्य विभाग के विभिन्न संगठन कृषि उत्पादों के निर्यात के विकास और प्रचार में लगे हुए। कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा, मसाला बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, निर्यात निरीक्षण परिषद। इसके अलावा वाणिज्य विभाग कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापारों और उद्योग संघों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों आदि के साथ जुड़ता है। इसके अलावा पहचाने गए उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह एपीडा के तत्वावधान में 8 उच्च क्षमता वाले कृषि उत्पादों यानी अंगूर, आम, केला, प्याज, चावल, पोषक अनाज, अनार, फूलों की खेती और पौधों की सामग्री के लिए उत्पाद विशिष्ट निर्यात संवर्धन मंच में EPF बनाए गए हैं। यह केंद्रित तरीके से यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कृषि और उद्योग के बीच व्यापार की शर्तों में बदलाव। देखते हैं। विकास की प्रक्रिया आमतौर पर कृषि क्षेत्र में शुरुआत की जाती है। प्रारंभिक चरण में श्रम और पूंजी को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। इन परिस्थितियों में अधिकांश अर्थशास्त्री का मानना है कि जैसे जैसे विकास आगे बढ़ेगा, व्यापार की शर्तें कृषि के पक्ष में होने का प्रबल संभावना है। इसके
कई कारण हैं। कृषि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन और आय कहीं तीव्रता या तीव्र गति से बढ़ रही होगी। इससे औद्योगिक उत्पादों की तुलना में कृषि उत्पादों की मांग में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक तीव्र तकनीकी प्रगति से कृषि उत्पादों की तुलना में औद्योगिक उत्पादों की तुलना में कृषि उत्पादों की लागत अधिक हो जाएगी। इस बदलाव से कृषि औद्योगिक क्षेत्र की ओर पूंजी का प्रवाह धीमा हो जाएगा। फिर औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर में गिरावट शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कृषि पर WTO की समझौता। ठीक है, इस पर 7 साल तक बातचीत चली और 15 दिसंबर 1993 को इसका समापन हुआ। हालांकि इसे केवल अप्रैल 1994 में मोरक्को में अनुमोदित किया गया था। कृषि पर समझौते में मुख्य रूप से कहा गया कि 6 साल की कटौती प्रतिबद्धता विकसित देशों में आधार अवधि समर्थन का 20% समाप्त कर देगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर 50 शब्दों में लिखना था। ठीक है, शब्दों में लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में विकास और विकास में भूमि की क्या उपयोगिता है भूमि की। तो देखते हैं, यह भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए जीविकापार्जन प्रदान करती है, मतलब कि इससे ही घर चलता है। ठीक है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्थाओं में इसकी एक आवश्यक भूमिका है। भले उनके विकास की डिग्री कुछ भी हो, यह खाद्य और गैर खाद्य दोनों आवश्यकताओं को पूरा करके कुछ मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कृषि और उद्योगों के बीच क्या संबंध है। देखते हैं, कृषि और उद्योगों के बीच संबंध को सहजीवी के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहाँ दोनों क्षेत्र अपनी वृद्धि और भरण पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। मुख्य संकेत कृषि उद्योग को कच्चा माल प्रदान करती हैं, जिससे उत्पादन के लिए इनपुट की निरंतर आपूर्ति निश्चित होती है, मतलब कि कच्चा माल आता जाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। देखते हैं, पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्षों के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती हैं। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रित और एकत्रित राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग 1951 से 2014 और नीति आयोग 2015 से 2017 द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक, आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है, जिसका पद एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया इन्होंने।
12वीं योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया। चौथी योजना से पहले राज्य संसाधनों का आवंटन पारदर्शी उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गडगिल फार्मूला अपनाया गया था। आवंटन का निर्धारण करने के लिए तब से सूत्र के संबोधित संस्करणों का उपयोग किया गया। राज्य की योजनाओं के केंद्रीय सहायता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रोजगार लोच की परिभाषा लिखिए या किसी अर्थव्यवस्था या क्षेत्र में रोजगार परिदृश्यों को समझने में इसका महत्व लिखिए। ठीक है, देखते हैं। रोजगार लोच आर्थिक वृद्धि में 1% परिवर्तन के साथ जुड़े रोजगार में प्रतिशत परिवर्तन का एक माप है। रोजगार लोच एक अर्थव्यवस्था की अपनी वृद्धि यानी कि विकास प्रक्रिया के प्रतिशत के अनुसार अपनी जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता को इंगित करता है। एक की रोजगार लोच यह दर्शाती है कि रोजगार आर्थिक विकास के समान दर से बढ़ता है। 0 की लोच यह दर्शाती है कि आर्थिक विकास की परवाह किए बिना रोजगार बिल्कुल नहीं बढ़ता है। नकारात्मक रोजगार लोच दर्शाता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है रोजगार सिकुड़ता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि अकेले आर्थिक विकास से ही रोजगार बढ़ेगा। रोजगार लोच माप को आमतौर पर आलोचनाओं के 2 सेटों का सामना करना पड़ता है। पहला है सेट, रोजगार और उत्पादन के बीच संबंध एक दिशात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही दिशा में नहीं होना चाहिए। दूसरा है रोजगार लोच की धारणा प्रौद्योगिकी, मजदूरी दर और नीतियों की दी गई स्थिति के लिए सामान्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कृषि विस्तार के विकेंद्रीकरण की चुनौतियां। देखते हैं। विकेंद्रित विस्तार सेवाएं लंबे समय से संघीय देशों की विशेषता रही हैं। कई विकासशील देश अब इस उम्मीद में विस्तार का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं कि सेवा ग्राहक के करीबी होगी और इस प्रकार अधिक प्रासंगिक होगी। बजटीय बाधाएं भी निर्णय में भूमिका निभाती हैं। सरकारें कृषि सेवाओं का विकेंद्रीकरण क्यों करती हैं? इनके मुख्य 3 कारण हैं, मतलब कि एडम स्मिथ ने 1997 में बताया था। देखते हैं क्या है 3। केंद्रीय सरकार की विफलता या स्थानीय मुद्दों की जटिलता के कारण राज्य की भूमिका को वापस लेने की इच्छा या मांग। दूसरा है सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का वित्त पोषण जारी करने में राज्य की असमर्थता। और तीसरा है एक दृष्टिकोण यह है कि स्थानीय स्तर पर बड़ी भागीदारी के साथ विकसित कार्यों के माध्यम से लोकतंत्र की सबसे अच्छी सेवा की जाती है। आगे बोला है, यदि एक कृषि सेवाओं के विकेंद्रीकरण के कारण है तो निराश की संभावना है। एक कमजोर राज्य प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करेगा। एक ऐसा ढांचा बनाने के लिए मजबूत केंद्रीय संस्थानों की आवश्यकता है जिसके भीतर स्थानीय सरकार के लिए काम करना आसान हो और केंद्रीय स्तर पर प्रशासन विशेषज्ञ की कमी स्थानीय स्तर पर और भी बदतर होने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार स्थानीय सरकारों के लिए वित्त पोषण बाधा और भी अधिक होने की संभावना है, जिन्हें स्थानीय सेवाओं के भुगतान के लिए कर बढ़ाने या भुगतान करने के इच्छुक लोगों पर प्रतिबंध लगाने में कठिनाई होती है। बिहार में राजकोषीय विकेंद्रीकरण
केंद्र सरकारों को कुछ कार्यों को छोड़ने के लिए एक सुविधाजनक बहाना प्रदान कर सकता है और बेहतर वितरण की गारंटी भी नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत में आर्थिक उदारीकरण। देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण का तात्पर्य देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने के उद्देश्य से नीतिगत परिवर्तनों की श्रृंखला से है, जिसका उद्देश्य इसे अधिक बाजार उन्मुख और उपभोग संचालित बनाना है। लक्ष्य निजी और विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करना था, जिसे आर्थिक वृद्धि और विकास प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा गया है। हालांकि उदारीकरण के कुछ प्रयास 1966 और 1980 के दशक की शुरुआत में किए गए थे। 1991 में अधिक गहन उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। उदारीकरण की प्रक्रिया को भुगतान संतुलन के संकट से प्रेरित किया गया था, जिसके कारण गंभीर मंदी आई। सोवियत संघ का विघटन हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों को पूरा करने की आवश्यकता हुई, जैसे कि IMF और विश्व बैंक। 1991 में संकट ने सरकार के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिन्हें LPG सुधार कहा जाता है, सहित अधिक व्यापक आर्थिक सुधार एजेंडा शुरू करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कृषि की विपणन की अवधारणा का अर्थ और देखते हैं कृषि विपणन की अवधारणा क्या है। कृषि विपणन शब्द में वे सभी गतिविधियां शामिल है जो अधिकतर कृषि उपज की खरीद, ग्रेडिंग, भंडारण, परिवहन और बिक्री से संबंधित है। इस प्रकार प्रोफेसर फारूक ने ठीक ही कहा है, कृषि विपणन में उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक कृषि उपज की आवाजाही से जुड़े सभी कार्य शामिल है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।